बच्चों वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको मोलर कंडक्टिविटी बता दिया था। तो आप ये एक फॉर्मूला लिख लेना कि रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलैरिटी। तो बेटा इसके बीच में जो रिलेशन होता है मोलर कंडक्टिविटी और मोलैरिटी के बीच में, कि मोलर कंडक्टिविटी जिसको हम लोग लैम्डा एम से लिखते हैं, विच इज इक्वल टू 1000 इंटू कापा अपॉन मोलैरिटी। तो ये डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों लिखिएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये बच्चों सारे जो टर्म्स आप पढ़ रहे हो, दीज आर द बेसिक टर्म्स, जो कि छोटी छोटी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इस चैप्टर के एंड में ये कुछ डेफिनेशन और बताना थी आपको। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को बेटा हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं डेल्टा लैम्डा इक्विवेलेंट से, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में आप लिख सकते हो कंडक्टिविटी of all the ions, conductivity of all the ions produced by one equivalent of electrolyte, मतलब कि एक इक्विवेलेंट आपने इलेक्ट्रोलाइट का लिया, उसमें जितने भी आयंस प्रोड्यूस हुए, उस आयंस की वजह से जितनी कंडक्टिविटी हुई, उस कंडक्टिविटी को हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलते हैं। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू कापा इनटू वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है वो बता रहा है, वॉल्यूम है वी, जो वॉल्यूम है ये बेटा आपको बता रहा है मिलीलीटर में कि ये वो वॉल्यूम है जो कि वन इक्विवेलेंट को कंटेन कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट के, यानी कि विच कंटेन वन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसको आप बोलोगे V। कापा तो बेटा वही है आपके पास कंडक्टिविटी, ठीक है। ये कप्पा जो है वो क्या है बेटा, कंडक्टिविटी है, वॉल्यूम को बेटा आप इधर पे बोल सकते हो मिलीलीटर में, क्योंकि बात चल रही है। और इक्विवेलेंट वाला बेटा आपको शायद फॉर्मूला याद हो, N इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई इंटू वी वाला फॉर्मूला। अगर इक्विवेलेंट जो है आप यहाँ पर एनी बता रहा, रुक जाओ पहले आप इसको नोट कर लो फिर बताता हूँ। बच्चों लिख लो तो इन्फॉर्म जरूर कर देना।
बच्चों लिख लिया? कोई बच्चा नोट तो नहीं कर रहा है ना? नो सर। देखो बेटा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी का आपने पढ़ा था इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। और अगर आपको इसको 1000 से जो है आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिलीलीटर में हो जाए। तो बेटा अगर मैं इक्विवेलेंस का वैल्यू 1 रख दूं, 1 इक्विवेलेंट, तब मैं बोल सकता हूं कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू 1000 अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो आपके पास यहां से वॉल्यूम निकल करके आएगा 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। सो यू कैन से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू kappa into volume. In place of volume you can write 1000 upon normality. ठीक है, इसकी अगर आपसे यूनिट पूछी जाए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की तो आप बोल सकते हो सीमेन, SEMEN, सीमेन, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंस इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इसको लिख लेना और पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं बताता आगे। बच्चों आप में से कितने लोगों ने बीट स्टोन ब्रिज पढ़ लिया? रेज योर हैंड। बीट स्टोन ब्रिज इन फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में बेटा बीट स्टोन ब्रिज। अभी आप लोग वहां तक नहीं पहुंचे क्या? नो सर। चलो मैं बताता हूँ बीट स्टोन ब्रिज आपको। आप लोगों ने बेटा 10th क्लास में थोड़ा सा रिकॉल कराओ, इलेक्ट्रिसिटी एक यूनिट था जिसमें आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यस सर। कोई बच्चा नोट तो नहीं कर रहा है इसको? नो सर। देखो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, relationship between molar conductivity and equivalent conductivity। डायरेक्टली मैं आपको रिलेशन बता रहा हूं, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रेशियो निकल करके आएगा। अभी आपने मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला लिखा था 1000 इंटू कापा अपॉन मोलैरिटी, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का आपने फॉर्मूला लिखा था 1000 इंटू कापा अपॉन नॉर्मेलिटी। जैसे आप इनको डिवाइड करोगे ये रिलेशन निकल करके आएगा। ठीक है, और नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी जो है इनके बीच में भी बेटा एक रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू रिलेशन होता है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर बच्चों आपको याद होगा, वही एसिडिटी कितनी है, बेसिसिटी कितनी है, नंबर ऑफ आयंस जो आपने कहे थे, उस हिसाब से आप एन फैक्टर निकाल रहे थे।
तो यू कैन से कि नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी के प्लेस पर वी कैन से n फैक्टर. So the next formula of molar conductivity will be equal to n factor into equivalent conductivity. तो ये पाई बना दिया, लैम्डा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. ठीक है. और n फैक्टर बेटा आपको पता ही है, वो नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बेसिस पे आप n फैक्टर निकालते थे. तो ये भी आप फॉर्मूला नोट कर लेना. बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मेजरमेंट ऑफ सर प्रीवियस वाला पेज दिखा दीजिए सर, 1 मिनट के लिए. हो गया सर, थैंक यू. measurement of conductivity of any given solution, देखो इसके लिए ना बच्चों हम लोग बीट स्टोन ब्रिज का यूज करते हैं. मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूं. बीट स्टोन ब्रिज बच्चों कुछ इस तरह का ब्रिज होता है जिसमें 4 रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से लगे होते हैं. ये रेजिस्टेंस मान लीजिए 1 है, ये रेजिस्टेंस नंबर 2 है, ये रेजिस्टेंस नंबर 3 हो गया और ये रेजिस्टेंस नंबर 4 हो गया. ये 4 रेजिस्टेंस इस तरीके से लगे होते हैं. इस फॉर्मेट को हम लोग बीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं. और इनके बीच में हम लोगों ने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया. ठीक है. और ये किसी एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया. ठीक है. ये किसी एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया, ऑल्टरनेटिंग वाले करंट वाले से हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया. ठीक है. अब जिस सॉल्यूशन का हमें निकालना होगा कंडक्टिविटी, तो हम लोग क्या करेंगे कि उस सॉल्यूशन को एक जैकेट रहती है थर्मोस्टेट वाली जैकेट, वो कुछ ऐसी होती है कि जैसे मान लीजिए ये है. ठीक है. और इसी में ये कुछ इस तरीके की. ठीक है. अच्छा, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्यूशन भर देते हैं. फिर इसके अंदर अपना जो सॉल्यूशन हमें जिसका निकालना होगा उसको कुछ इस तरीके से भर देते हैं. ये जो हमारे पास बाहर वाली ये जैकेट है, ये थर्मोस्टेट, मतलब कि थर्मोस्टेट इसलिए बोल रहा हूं कि ये टेम्परेचर इसका चेंज नहीं होने देगा सॉल्यूशन का. बाहर का जो हीट वगैरह होगा वो अंदर नहीं आने देगा. ठीक है. और इस सॉल्यूशन में हम लोग 2 कैथोड और एनोड वगैरह यूज कर लेते हैं. जैसे ये आपके पास हो गया एक, ये हो गया आपके पास एक, दूसरा कुछ इधर से लगा दिया मैंने. कुछ इस तरीके से. तो ये ना, ये वायर जा रहा है, ये जा रहा है वायर, ये जा रहा है वायर, ये कुछ इस तरह से. और हम लोग इनको कनेक्ट कर देते हैं किसी ये रेजिस्टेंस से.
ये आपके पास बीट स्टोन ब्रिज है। अच्छा, बीट स्टोन ब्रिज में होता क्या है कि बीट स्टोन ब्रिज का एक स्पेशल चीज होती है कि ये जो R1 R2 R3 R4 है, इसके बारे में आप डीप में स्टडी करोगे फिजिक्स में भी, इलेक्ट्रिसिटी में, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि इनके जो रेशियो होते हैं R1 R2 और R3 R4 का, ये रेशियो इक्वल आता है। ठीक है, तो ये आपके पास जिस सॉल्यूशन का आपको कंडक्टिविटी निकालना, वो सॉल्यूशन भर दिया, ये तो आपने एक जैकेट के अंदर डाल दिया जो कि थर्मोस्टेट है, जो टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा होगा। तो सपोज आपने R3 से कनेक्ट किया है इसको, तो आप ये कहोगे कि इक्विवेलेंट सिचुएशन पर R1 R2 का जो रेशियो है वो R3 और R4 के रेशियो के इक्वल होगा। तो हमें उस अननोन वाले का, अब इन चार में से जो है एक अननोन रहेगा, बाकी तीन हमारे पास नोन रहेंगे। तो जो कंडक्टिविटी आपके पास आएगा वो आएगा, यानी कि पहले आप निकालोगे थर्ड वाले का रेजिस्टेंस। जैसे कैसे निकाल लोगे भाई, R1 R4 का मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय R2। ये बीट स्टोन ब्रिज से आपने कनेक्ट किया, और जैसे आप कंडक्टिविटी निकाल लोगे तो कंडक्टिविटी हमारे पास रेसिप्रोकल होता है इस रेजिस्टेंस के, जो हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस रहा। ठीक है, तो ये तो अभी केवल आपको एक बेसिक आइडिया मिला, बट जब आप फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लोगे तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रेजिस्टेंस वगैरह कैसे सॉल्व किए जाते हैं बीट स्टोन ब्रिज में। वो पार्ट हमारा नहीं है केमिस्ट्री वाला, बट ये फिजिक्स में आपको सिखाया जाएगा कि इस तरह के सिस्टम का आप अननोन वाले का रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि इसको हम लोग बीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं। इस ब्रिज में जो रेजिस्टेंस होते हैं उनमें से दो रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो अदर टू रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है। तो वही काम मैंने किया, बीट स्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट ही लगाया कि R1 R2 का जो रेशियो है वो R3 R4 के रेशियो की इक्वल होगा। तो यहां से R3 आ गया, तो R3 जैसे ही आ गया तो आपने कंडक्टिविटी निकाल ली। तो आप इसको लिख लीजिए जल्दी से। बच्चों लिख लो तो इन्फॉर्म कर देना। 1500 लिख किया सर। क्या लिख लिया? तो बेटा ये आपने सी कंडक्टेंस निकाल दिया, और कंडक्टिविटी निकालने के लिए आपको एक सेल कांस्टेंट, जो सेल कांस्टेंट का वैल्यू होगा उसको आपको पुट करना पड़ेगा।
और कंडक्टेंस से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट विल बी योर फाइनल कंडक्टिविटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो आप ऐसे किसी भी सॉल्यूशन का निकाल सकते हो कंडक्टिविटी। तो ये बेटा एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है। अगर इन केस आपको आने वाले टाइम में जब स्कूल्स आपके खुलेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट आपके स्कूल में हो सकता है लैब में भी कराया जाए कि बीट स्टोन ब्रिज के साथ आप किसी सॉल्यूशन को डालो और उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी आप फाइंड करो। करना कुछ नहीं है, आपको बस ये पता करना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, जो कि आपको फिजिक्स में भी एक्सपेरिमेंट में सिखाया जाएगा। बीट स्टोन ब्रिज का एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना, अगर बाकी अदर नोन है तो, ठीक है। और केमिस्ट्री में बस एक पार्ट और बढ़ जाएगा कि आप ये रेजिस्टेंस जब फाइंड करोगे तो रेजिस्टेंस के बाद आपको उसका रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा और सेल कांस्टेंट जो आपको दिया होगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी निकल आएगा। मतलब ये थोड़ा सा सिमिलर प्रोसेस होता है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में लैब के अंदर, बट इसमें बस एक एडिशनल पार्ट आता है कि जो सॉल्यूशन जो है वो आपको और दे दिया जाएगा और सॉल्यूशन को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा अपने एक जिस रेजिस्टेंस को आप फाइंड करने वाले हो उस रेजिस्टेंस के साथ। तब फिर फाइनल रेजिस्टेंस आप बता पाओगे कि वो सॉल्यूशन की वजह से रेजिस्टेंस आ रहा है। देखो नेक्स्ट हेडिंग लिखो बच्चों, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन। आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो तो कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आप समझ रहे हो, ठीक है। तो पहली चीज फर्स्ट हेडिंग आप इसमें डाल सकते हो कि कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ऑन डाइल्यूशन। देखो बेटा, जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट वो जो कि आयंस में ब्रेक होते हैं, इनका भी बेटा कुछ नेचर होता है, जैसा कि आपने आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोलाइट वीक नेचर के भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग नेचर के भी होते हैं। वीक नेचर से मतलब ये है जो ज्यादा से ज्यादा अपन को आयंस की क्वांटिटी दे दें, और सॉरी जो कम से कम आयंस की क्वांटिटी दें। और स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है जो आयनाइज बहुत इजीली हो जाते हैं और बहुत सारे आयंस तुरंत प्रोड्यूस कर देते हैं। मतलब आपने अगर 100 ग्राम लिया कोई इलेक्ट्रोलाइट, मैं आपको वेट के टर्म में समझा रहा हूं, आपने 100 ग्राम बेटा कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया और आपने उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो वो पूरी तरीके से 100 ग्राम में जितने आयंस थे वो सारे अगर चले गए आयंस में टूट गए तो आप बोलोगे कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कम से कम आपको आयंस थे। बट अगर आप डाइल्यूट करोगे तो डाइल्यूशन पे क्या होगा कि नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो बढ़ते हैं। नंबर ऑफ आयंस जो है वो रियलिटी में बढ़ जाएंगे। वो नंबर ऑफ आयंस इसलिए बढ़ जाएंगे क्योंकि आप उसमें वाटर ऐड कर रहे हो, और अगर आप वाटर ऐड करोगे वॉल्यूम बेसिकली बढ़ जाएगा किसी भी सब्सटेंस का। तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वाटर में जो H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस हैं उनकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। अगर उनकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो फिर कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बोल रहा हूं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी यही होता है, बट क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर आप वाटर डाल दो तो जो H पॉजिटिव OH नेगेटिव होंगे वो अट्रैक्शन भी फील करने लगते। बाकी दूसरे इलेक्ट्रोलाइट जो उसमें आप सपोज कोई इलेक्ट्रोलाइट था, आपने उसमें वाटर डाल दिया, आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी कर डाली, तो क्या हुआ कि उसमें वो आयंस में ब्रेक हुआ, भाई वाटर H प्लस OH नेगेटिव में टूटा, इलेक्ट्रोलाइट A पॉजिटिव B नेगेटिव अगर कोई AB इलेक्ट्रोलाइट रहा होगा, तो ये जो ब्रेक हुआ A प्लस में B नेगेटिव में, तो इसके प्लस माइनस को वाटर के जो आयंस है H पॉजिटिव OH नेगेटिव वो भी चारों तरफ से उसको घेरने लगते।
तो अट्रैक्शन जो है वो बढ़ाने लगते, अट्रैक्शन जो है वो बढ़ने लगेगा। किन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा? पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में। जबकि डाइल्यूट के केस में ऐसा नहीं होता कि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में आयंस में इतना अट्रैक्शन हो। उसका एक रीजन होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट तो वैसे ही अपने आयंस में नहीं टूट रहा, वाटर तो टूट रहे हैं पर वीक इलेक्ट्रोलाइट अपने आप को नहीं तोड़ रहा, तो कंपैरेटिवली उतना अट्रैक्शन फील नहीं हो पाता जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपके पास अट्रैक्शन फील होगा। ठीक है, तो ये अगर बात की जाए कंडक्टेंस की, और जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट में पानी डाल रहे हो तो कंडक्टेंस का जो बिहेवियर है वो डिपेंड कर सकता है कि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट कैसा रहा। आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि कंडक्टेंस बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, नहीं, ये आप पहले तो ये पूछोगे कि आप जो कंडक्टेंस की पूछ रहे हो कि किसी सब्सटेंस का, किसी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट आएगा ऑन डाइल्यूशन, तो ये डिपेंड कर सकता है कि उस इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा रहा। इट मे बी वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो आप बच्चों इसमें ये लिख सकते हो कि कंडक्टेंस ऑफ each solution, conductance of each solution, whether weak electrolyte, or strong electrolyte, strong electrolyte will increase with dilution and a reason for both is different। दोनों के लिए रीजन डिफरेंट है। आप ये कह सकते हो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कंडक्टेंस का मतलब ज्यादा से ज्यादा आयंस मिल जाए, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो मिल ही रहे, बट डाइल्यूशन करने पर वॉल्यूम बढ़ता है, आपका जो कंडक्टिविटी होगा, या आप ये कह सकते हो कंडक्टिविटी के अलावा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू बढ़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ आयंस की क्वांटिटी, इसको आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ आयंस जो है वो बढ़ेंगे, और अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो फिर कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। ये तो इसके लिए बात हो गई। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आप ये नहीं बोलोगे, आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये बोलोगे कि डेंसिटी ऑफ आयन बढ़ जाएगी, डेंसिटी ऑफ आयन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, इसलिए कंडक्टेंस बढ़ेगा। इसका एक रीजन आप ये कह सकते हो क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट है जो 100% अपने आप को आयनाइज कर लेते हैं, 99 को भी अपन 100% ही मान के चलेंगे, तो जो पूरी तरीके से आयंस में ब्रेक हो जाएगा, तो उसमें अगर आप डाइल्यूट करोगे, भाई वाटर डालोगे, तो वाटर के भी आयंस बढ़ जाएंगे, तो आयंस की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो डेंसिटी ऑफ आयन जो है बेसिकली डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो डेंसिटी ऑफ आयंस बढ़ती है, इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि कंडक्टेंस जो है वो बढ़ रहा हो। तो ये दोनों बातें आप लिख सकते हो कि चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों ही केस में बढ़ जाता। बट अगर पूछा जाए कि किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहा होगा, तो आप कहोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। ठीक है, और डाइल्यूट वाले केस में मतलब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा, भले ही नंबर ऑफ आयंस जो है उसमें भी काफी ज्यादा आ जाएंगे वाटर की वजह से। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो अपने आप को 1-2% ही ब्रेक करता है, ज्यादा करता भी नहीं है, तो वाटर जो है वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। इस बात को आप लिख लो। दूसरा मैं आपको बताता हूं कंडक्टिविटी।
बच्चों लिख गया क्या? यस सर। देखो नेक्स्ट अगर बात की जाए बेटा कंडक्टिविटी नंबर 2 पर, तो कंडक्टिविटी के केस में आप ये कह सकते हो कंडक्टिविटी बेसिकली वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी कापा। तो कंडक्टिविटी के लिए आप ये कह सकते हो कि उनकी यहां पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम जो है वो इसलिए बढ़ जाएगा भाई आपने डाइल्यूट किया तो नंबर ऑफ आयंस जो होंगे वो पर मिलीलीटर जो है वो कम इंक्रीज कर जाएंगे। तो कंडक्टिविटी जो है डाइल्यूशन पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि कापा जो है कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी ऑन डाइल्यूशन। बस इतनी सी बात आप मेंशन कर सकते हो, कंडक्टिविटी विल डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। थर्ड जो पॉइंट है बेटा वो है मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अभी अभी आपने लिखा था कि मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू 1000 इनटू कंडक्टिविटी कपा अपॉन मोलैरिटी। अब बच्चों एक बात बताओ वॉल्यूम क्या होगा? अगर डाइल्यूट करने पे आओगे आप डाइल्यूशन पे आओगे तो डाइल्यूशन के केस में वॉल्यूम तो बढ़ेगा भाई। मोलैरिटी का भी आप फॉर्मूला जानते हो मोल्स पर वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो मोलैरिटी डिक्रीज कर जाएगी, मोलैरिटी डिक्रीज कर गई, मोलैरिटी डिक्रीज कर गई तो ये आपका मोलर कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए भाई। ये अगर डिक्रीज कर गई तो मोलैरिटी बढ़ना चाहिए। बट अगर कंडक्टिविटी की बात की जाए कप्पा की बात की जाए ये तो डिक्रीज कर जाएगा। अभी अभी हमने देखा डाइल्यूशन के केस में कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। तो एक चीज यहाँ पर देखो ये इसके हिसाब से तो मोलैरिटी के हिसाब से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ना चाहिए और कप्पा के हिसाब से मोलर कंडक्टिविटी घटना चाहिए। तो किसको हम लोग डोमिनेटिंग फैक्टर मानते हैं मोलैरिटी और कंडक्टिविटी में? तो बच्चों आप इसमें ये देख सकते हो कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि मोलैरिटी जो है वो डोमिनेटिंग फैक्टर है एज कंपेयर टू, मोलैरिटी जो है वो डोमिनेटिंग फैक्टर है ओवर कंडक्टिविटी। तो आप ये कह सकते हो कि मोलर कंडक्टिविटी जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। मोलर कंडक्टिविटी हुई या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हुई इट विल बी इंक्रीज, ये इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ये बस आपको याद रखना है कि इस वाले केस में क्या होता है कि मोलैरिटी के हिसाब से तो ये बढ़ता ही है और कप्पा कंडक्टिविटी के हिसाब से डिक्रीज कर जाता। बट हम लोग डोमिनेटिंग फैक्टर किसको मान के चल रहे हैं? मोलैरिटी को, और ये भी एक्सपेरिमेंटली देखा गया। तो इस बात को और लिख दो आप। तो इसमें 2-3 हेडिंग्स और बची हैं छोटी छोटी, तो वो भी मैं आपको क्लियर करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। जैसे कि वेरिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे क्या होता है और कोलराउस लॉ। ठीक है, तो कोलराउस लॉ वगैरह भी आपको बताना है। तो 2-4 चीजें बची है इस चैप्टर में, बाकी ये चैप्टर ऑलमोस्ट हो चुका है। पर अभी इस चैप्टर को ना मैं फिर से पूरा रिकॉल कराऊंगा पर किसी और दूसरे वे में, क्योंकि ये कई बच्चों को ना स्टार्टिंग में तो समझ आता रहा पर जिनकी एक भी क्लास मिस हुई है उनको बड़ी दिक्कत हुई इस चैप्टर में। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर का रिव्यू आपको इस तरीके से दूं कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए, क्योंकि चैप्टर थोड़े से बड़े बड़े हैं केमिस्ट्री में, तो चीजें जो है वो पकड़ के रखना टाइम लग जाता। तो उसके लिए मैं एक चीज प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आपको पूरा चैप्टर 3-4 दिन के अंदर ही पूरा समझ में आ जाए और इतना ज्यादा वास्ट भी नहीं लगे कि वो चैप्टर इतना बड़ा था। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कल तो वो सेम टाइमिंग ही रहेगी, मॉर्निंग में 8 o'clock ऑर्गेनिक और बाकी जो नून में अपनी क्लास 1 बजे चल रही है रेगुलर वाली यही चलती रहेगी। मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों के बाद से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाने से पहले थोड़ा बहुत मैं आपको पहले इंट्रीगेशन भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि बायो वाले बच्चों को इसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती। तो इंट्रीगेशन क्लियर कराने के बाद ही हम लोग बढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स पे। इसको नोट कर लो, आज के लिए इतने।